नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2 तारीख के बाद की पिक्चर दिखने लगी है। मोदी विवेकानंद शिला पर चले गए हैं मौन व्रत के लिए, और उनका मौन सबसे ज़्यादा मुखर होता है जब वो केदारनाथ की गुफा में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं। इस दौरान चैनलों पे उनकी तस्वीरें चल रही होती हैं और उनका महिमा मंडन चल रहा होता है। सारा मीडिया बैठकर ये बता रहा होता है कि मोदी कितने महान हैं। अब तो मोदी के इस बयान को भी मीडिया ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूँ। उसमें भी मोदी जी ने ये सोच के कहा है, मोदी जी ने वो सोच के कहा है, मोदी जी गलत हो ही नहीं सकते। इस पूरे मोड में मीडिया चल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मोदी जी वहाँ जब जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो पहले ये सुनते हैं बयान मोदी जी का लेटेस्ट वाला। इससे हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। मोदी जी का एक बयान आया जिसमें वो एकदम जो हूल देते हैं ना भाई लोग, एकदम मुंबई में फिल्मों में देखते होगे आप, अब तक 56 टाइप की फिल्मों में, वैसे हूल दे रहे हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे समझने की कोशिश करेंगे तो 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड निकाल लाऊंगा। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। बयान जो मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सेना बनती है तो हमें हर चीज में ध्यान रखना होता है कि मुकाबला किससे करना है। लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ का होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है। सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। ज़्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये बयान जो आया है, ये भाषण जो आया है मोदी जी का, ये राहुल गांधी को धमकी है। और इसको राहुल गांधी के लिए धमकी बताने के पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण भी हैं, क्योंकि अगर आप इसको राहुल गांधी के लिए धमकी बताएंगे तो राहुल गांधी की पीएम पद के लिए जो दावेदारी है वो और स्ट्रांग होती है। हालांकि वो उस स्तर तक पहले ही पहुंच चुके हैं जब मोदी के विकल्प के तौर पर सिर्फ राहुल गांधी को देखा जा रहा है। लेकिन ये धमकी जिस कॉन्टेक्स्ट में दी गई है वो ऐसा कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं कि मोदी जी को ऐसी व्यक्तिगत धमकी देने की ज़रूरत पड़े। वो अग्निवीर के मामले में बोल रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो अग्निवीर की योजना है, इस तरह की योजनाएं दुश्मन को, शत्रु को देखकर बनाई जाती हैं। सामने कौन दुश्मन है, उसमें क्या बातें हैं, इसलिए हमने ये योजना बनाई है। यानी वो जो कहना चाह रहे हैं, जो ये अग्निवीर योजना बनाने के पीछे सरकार ने मकसद बताया था, वो ये था कि हमारी जो भारत की सेना है, इसकी औसत आयु, एवरेज एज दुनिया भर की बहुत सारी सेनाओं से कम है। यानी हमारे यहाँ उनके जो जवान हैं वो युवा हैं और हमारों की उम्र उनसे कुछ ज़्यादा है, कम युवा हैं। ये बात कही जाती है कि परमानेंट नौकरी आर्मी में दोगे, ये भारत में ये समझाया जाता है। लेकिन भारत के पास अनुभव है कि उसने इन्हीं सब चीज़ों के कारण बहुत सारे युद्ध जीते हैं। दूसरा, आप यूक्रेन की सेना से, रूस की सेना से, दुनिया भर की सेनाओं से तुलना कर रहे हैं, तो आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि उनकी सेना में ज़्यादातर भाड़े के सैनिक होते हैं, मर्सनरीज होते हैं, जिनको एक सेना को ठेका दे दिया जाता है। वो 10 लाख सैनिक लेके आते हैं, टेम्परेरी भर्ती करते हैं गांव-गांव में जाके और उस तरह से। लेकिन भारत में सरकार का काम जन कल्याण भी है, देश के लोगों को भी मजबूत बनाना है, क्योंकि हम एक गरीब देश हैं। हम वो देश हैं जिसमें 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से अलग निकाले हैं, और 80 करोड़ ये भी हैं। 80 भी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है आपको, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो ऐसे देश में, इस देश में
आप जो नीति बनाएंगे उस नीति में आपको वेलफेयर स्टेट भी रखना पड़ेगा। ये एक वो पक्ष में लेके आए जो मोदी जी ने दिया है। लेकिन मोदी जी जो तर्क दे रहे हैं कि हमको दुनिया की सेनाओं का मुकाबला करना पड़ता है, तो भैया अग्निवीर की ट्रेनिंग जो राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं, अग्निवीर की ट्रेनिंग 6 महीने की है। उस 6 महीने की ट्रेनिंग से आप कौन से देश के, क्या मालदीव का मुकाबला करना चाह रहे हो? आपके सामने चीन की सेना है। चीन की सेना की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है 3 या 4 साल की। 4 साल में तो हमारा अग्निवीर जो है एक चौथाई ही बचेगा, 2/3 को तो आप भेज दोगे कि जाओ भैया नौकरी ढूंढ लो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की। मोदी जी को समर्थन देने के लिए राज्यों ने ऐलान कर दिया कि जो अग्निवीर आएंगे उनको हम जॉब दे देंगे। लेकिन जो लाखों अग्निवीर निकलेंगे वो तो हर साल निकलेंगे ना। 75% अग्निवीर बाहर, 4 साल के लिए स्कीम है, जब भर्ती होगी हर साल, तो जो बाहर निकलेंगे 75% को कहाँ अकोमोडेट करोगे? तो वो एक बेरोजगारी का एक नया सिस्टम है। ऐसे लोग निकलेंगे जिनको एक मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे लोग निकलेंगे जो ताकतवर हैं, ऐसे लोग निकलेंगे जिनको हथियार चलाने आते हैं। और वो हथियार चलाने वाले लोग जब सड़क पर आएंगे और उनको काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो उनकी जो मिलिट्री स्किल्स हैं उनको अपराधी लोग भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, उनको जो बुरे तत्व हैं समाज में वो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, और उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग निजी सेनाएं भी बनाने लगेंगे। हमने पाकिस्तान में ये पहले से चलन देखा है। तो ये जो लॉजिक है मोदी जी का, ये लॉजिक कहीं स्टैंड नहीं करता है। और राहुल गांधी ने जो कहा उस बात को आपको समझने की ज़रूरत है हमको कि हमारे जवान, चीन हमारा मुख्य दुश्मन है, उससे कैसे लड़ेंगे अगर उनकी पूरी ट्रेनिंग ही नहीं होगी? 4 साल 3-4 साल तो एक जवान को तैयार होने में लग जाते हैं। खैर, इस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने वो धमकी दी है 7 पुश्तों को देखने वाली, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अब राहुल गांधी ने अगर ये बयान अग्निवीर पर दिया है तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी को, राहुल गांधी को ऐसी सख्त धमकी देने की ज़रूरत पड़ी होगी? क्यों मोदी जी इस स्तर पर आ गए? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मुझे ऐसा लगता है निशाने पर राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी के लिए ये धमकी नहीं है कि 7 पुश्तें खोल लाऊंगा, 7 पुश्तों का हिसाब निकाल देता है मोदी पे मत जाना वगैरह वगैरह। फिर ये किसके लिए है? वो कौन लोग हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में मोदी के चेहरे के अलावा किसी की हिम्मत है जो अपनी हैसियत दिखा दे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी आप जानते हैं, उनको भी अपने एक ख़ास सीमा में रहने की हिदायत है। आपको याद है जब एक वीडियो आया था जिसमें मोदी और शाह के साथ वो बालकनी पे खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने जा रहे थे, तो अमित शाह ने हाथ घसीट के उनको साइड कर दिया था कि आप मत जाइए, हम 2 ही रहेंगे वहाँ पे। आज उस भारतीय जनता पार्टी के आप वेबसाइट पे जाइए, सबसे ऊपर फोटो लगा हुआ है जेपी नड्डा का। उस भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे, जिस भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र भी अगर जारी किया है इतिहास में पहली बार, तो मोदी की गारंटी लिख के जारी किया है। इन चीज़ों का पॉलिटिकल मतलब होता है, यानी नड्डा खुद से अब फैसले ले रहे हैं और अब वो उतना नहीं डर रहे हैं। ये चुनाव में बदलाव दिखता है। इस बदलाव को अगर आप नज़रअंदाज कर दें तो याद कीजिए, यवतमाल में भाषण देने जा रहे थे गडकरी साहब, अचानक बेहोश हो गए। उसके बाद उन्होंने किसी तरह से अपना चुनाव लड़ा और घर पर बैठ गए थे। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं और मोदी जी मौन की तरफ जा रहे हैं, गडकरी जी बाहर निकल के आ गए हैं। जो गडकरी 20-25 दिन से कोई काम नहीं कर रहे थे, भाड़ में जाओ तुम्हारी पार्टी, कहीं प्रचार करने नहीं जा रहे थे, अचानक वो निकल कर आ गए हैं। और कहाँ प्रचार कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में, जो जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है, वो जगह जहाँ कंगना रनौत है। आप बताइए मुझे कि हिमाचल प्रदेश में गडकरी की क्या अपील है जो अचानक इस दौर में गडकरी को निकाल कर लाना पड़ा और गडकरी को खड़े होकर मंच पे भाषण देना पड़ा? जानकारों का कहना है कि आरएसएस गडकरी के चेहरे को अब और दिनों तक छिपा के रखना नहीं चाहती है। गडकरी को अब पब्लिक में लाया जाएगा। गडकरी के चेहरे को अब छुपा हुआ नहीं रखा जाएगा। उस गडकरी के चेहरे को जिसका टिकट तक
ऐलान करने में देरी की गई थी, याद कीजिए। क्यों? यहां पर छिपी हुई है 2 तारीख के बाद की गतिविधियों की कुंजी। एक तरफ थोड़ी देर के लिए बीजेपी की इस प्रक्रिया को यहां छोड़ देते हैं, विपक्ष में क्या एक्टिविटी चल रही है इस पर चलते हैं। बड़ी संख्या में निगोशिएशंस शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपनी स्थिति सामने रखनी शुरू कर दी है। अब आप सीटों का नेगोशिएशन तो नहीं कर सकते कि भाई हम जीत जाएंगे तो तुम हमारा बनाना, उसके लिए तो आपको नतीजों का इंतज़ार करना पड़ेगा। एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, मान लीजिए 1 तारीख को आ जाएंगे, उस पर भी कोई पार्टी निगोशिएशन को तैयार नहीं होगी। लेकिन फिर निगोशिएशन किस लिए हो रहा है? होता क्या है कि फूफा गर्दी, जो फूफा होता है ना बारात में, दूल्हे का फूफा बार बार उठता है, वो कम से कम चुनावी राजनीति में बहुत काम आती है। याद कीजिए जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उससे पहले भी बहुत सारे फूफा एकदम निकल के आए, उन्होंने तरह तरह के दबाव बनाए, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो गठबंधन नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र लड़ेंगे, और अधिक से अधिक सीटें लेने की कोशिश की। अब चुनाव खत्म हो रहा है तो फूफा फिर से बाहर आ रहे हैं। सारी पार्टियां ये बता रही हैं कि हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हम चुनाव जीत गए तो हम आंख बंद करके आपके साथ रहेंगे ना, हमारा समर्थन सरकार बनाने के लिए शर्तों पर होगा। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है कि हमने कोई शादी थोड़ी की है, हम लोग तो एक इंटरव्यू में कहा है तो मैं उनका वीडियो लगा नहीं सकता हूं, हमने तो कुछ शर्तों के साथ में ये गठबंधन किया था कि संविधान बचाना है, तो कूट पड़े थे सारे लोग, संविधान बचा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम हमेशा के लिए साथ हो गए, ये कंडीशनल था। पूरे दिल्ली में राहुल गांधी प्रचार करके गए, पार्टनर हैं, सीटों का बंटवारा है, और इस पूरी तस्वीर के बीच में राहुल गांधी के मंच पे केजरीवाल दिखाई नहीं दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी का समझिए, राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ पंचायत करने किसानों के साथ बैठ के, आज ही की घटना है। उस पंचायत में राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहा कि पंजाब में नशे से मुक्ति अगर कोई करा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही कराएगी। ये संदेश अपने आप में मायने रखता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उसके पार्टनर है। इसी तरह से और भी बहुत सारी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां बैक एंड पे चल रही हैं। क्या सीन रहेगा? जाहिर बात है इसमें बहुत सारे लोग मोदी जी के पास जाने नहीं जाने, आने नहीं आने की धमकियां भी दे रहे होंगे। अब वापस आते हैं हम बीजेपी की तरफ। बीजेपी में गडकरी साहब को क्यों सामने लाया जा रहा है? आरएसएस गडकरी का चोहरा प्लान बी के तौर पे, विकल्प के तौर पे रखना चाहती है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, कई तरह के सर्वे हैं, आरएसएस के इनसाइड सर्वे हैं, मोदी जी के सर्वे हैं, आईबी की रिपोर्ट है, अलग अलग दूतावासों ने जो रिपोर्ट अपने अपने देशों को भेजी है, मैं सब आपको बता चुका हूँ, वो रिपोर्ट्स हैं। उन सारी चीज़ों से ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने लायक सीटें नहीं ला पाएगी। तो सरकार खींच तान के एनडीए की बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एनडीए की भी सरकार बनना मुश्किल है। क्यों? एनडीए में सारे के सारे वो पार्टनर हैं जिनको मोदी जी ने कभी ना कभी सताया है। पशुपति पारस को अहमियत दे दी, चिराग पासवान को गड्ढे में डाल दिया था। इसी तरह से सबके अपने दुख हैं, किसी को ईडी के जरिए धमकाया, किसी को कुछ किया, मायावती जैसे लोगों को एकदम दबा के रखा हुआ है। तो उस पूरी तस्वीर के बीच में जितने भी लोग संभावित हो सकते हैं समर्थन देने वाले, अब तो पटनायक साहब पे हमले करने शुरू कर दिए हैं, जो उनके अंध समर्थक थे, अंध साथी थे, जिन्होंने हमेशा मोदी का साथ दिया, अब वहाँ अलग चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य सरकार पे भी कब्जा चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में अब ये लग रहा है कि अगर सरकार बनी तो क्या लोग मोदी शाह को समर्थन देना चाहेंगे? क्योंकि मोदी शाह तो भैया ईडी के दम पे सरकार चलाते हैं, जिसको चाहे जेल में डाल देते हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं, जिसके चाहे पैसे बरामद करा देते हैं, दबा के रखते हैं। ये चरणों में रखना चाहते हैं पार्टनर्स को, और ये होने से जाहिर बात है कि ज़्यादातर पार्टनर्स अपनी स्वतंत्र राजनीति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डर में रहते हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये एक ऐसा मौका है जो 5 साल बाद, 5 साल तक नहीं मिलेगा। इस मौके पे वो किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि ऐसा पार्टनर हो जो उनको दबा कर रखे।
तो जाहिर बात है राहुल गांधी के साथ में उनको ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी उनको जो है वो सबको साथ लेके चलने वाला आदमी। तो क्या बीजेपी या आरएसएस अपने पार्टनर्स को आसानी से जाने देगी वहाँ पे, कांग्रेस के पास में, राहुल गांधी के पास में? तो ऐसे में आरएसएस अपने पास में एक प्लान बी रखना चाहती है, एक विकल्प रखना चाहती है, और वो विकल्प ये हो कि भाई मोदी शाह नहीं तो ये भी हमारे पास है, हमारी दुकान से ही लो। आपको अगर मोदी शाह पसंद नहीं है, ये दोनों पीस एक तरफ रख दो, ये नया पीस हमारे पास है जिसका नाम नितिन गडकरी है। अब आप इस पे सहमत हो जाओ। तो नितिन गडकरी रूठे हुए थे मोदी शाह के रवैये के कारण, क्योंकि उनको भी दबा के रखने वाला चक्कर था, और वो चुनाव प्रचार में भी कहीं पे भी नहीं गए, उन्होंने भाषण नहीं दिए। जहाँ तक उनकी तबीयत का खराब था, सवाल था, डिहाइड्रेशन हो गया था उनको, उस दिन अचानक चक्कर आ गया था। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनसे ज़्यादा तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत पे खतरा है, क्योंकि पैट सीटी कराने की बात हो रही है। और पैट सीटी ऐसा टेस्ट होता है जो आपके शरीर के अंदर ये ढूंढने के लिए किया जाता है कि कहीं पे कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है, ये कराने की बात हो रही है। खैर, तो नितिन गडकरी आराम से 1 महीने से घर में बैठे हुए थे, बिल्कुल रूठे हुए, फूफा की तरह, कि भैया तुम बना लो पार्टी, चला लो, क्योंकि तुमको अपनी अपनी चलानी है, हमको इज्जत देनी नहीं है। गडकरी तीसरे नंबर के नेता होते थे कब? जब दौर था अडवाणी का और वाजपेयी का। पार्टी के अध्यक्ष थे। वेंकैया नायडू करीब करीब बर्फ़ में लगा दिया इन्होंने, एकमात्र गडकरी बचे हैं। तो अब गडकरी को निकाल के, झाड़ पोंछ के, मना के आरएसएस ने कहा कि भैया थोड़ा थोड़ा जाओ, देखो, भाषण दो, एक्टिव हो जाओ, ताकि तुम्हारा भी एक विकल्प बना रहे। तो जो सीन है, अभी कुछ लोगों का ये अनुमान है कि नतीजे आने के बाद आसानी से सत्ता हैंडओवर नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी इमरजेंसी लगा देंगे, मोदी जी कुछ और तरीका अपना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे इस वीडियो के शुरू में बताया था कि मोदी जी सिर्फ मौन रखने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। दरअसल ये वो समय होगा जब मोदी जी बगैर हेक्टिक एक्टिविटी के अकेले में सोच के कुछ प्लान कर पाएंगे आगे के लिए। ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल जब गए थे तो प्लान करके आए थे, तो क्या मस्त आइडिया लेके आए थे 5 महीने जेल में रहने के बाद कि वो योगी को हटाने वाला, और वो चल गया। तो ये यहाँ पर रहेंगे तो उसमें सोचेंगे, तो उसमें वो बहुत सारी संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन ये जो बगावत, विद्रोह वाली जो बातें हैं, अनारकी वाली जो बातें सामने आ रही हैं, इन बातों को थोड़ा सा मैं दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये आसानी से हैंडओवर करेंगे मोदी जी। क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी जी ने इस पूरे दौर में जो मैं देख रहा हूँ, मैं मोदी जी को उतना बेवकूफ़ नहीं मानता जितनी बेवकूफ़ी की बातें उन्होंने प्रचार में की हैं। उन्होंने क्यों की? फिर अगेन, वो कौन चीज़ें हैं, वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जिनके लिए मोदी जी अपनी खुद की सरकार कमज़ोर कर रहे हैं, खुद की संभावनाएं कमज़ोर कर रहे हैं। हर रोज़ निकाल के एक ऐसा बयान ला रहे हैं जिसके बाद लोग ये मान लेंगे अब तो इसको वोट दे रहे ही नहीं। गांधी जी का मामला हो, मंगलसूत्र का, बहुत सारे हैं। क्यों? मैं देवता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इस टाइप का जो भी है। क्यों? जाहिर बात है कि उनको अगर अपनी सत्ता सौंपनी नहीं होती तो बहुत केयरफुली बात कर रहे होते, बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे होते। एक भी आदमी, बड़ा से बड़ा चमचा भक्त भी नहीं मिला जो कह सके कि मोदी जी ने ये बयान दिमाग लगा के दिए। तो मुझे लगता है कि शायद सत्ता का हैंडओवर करना ही मकसद है। मोदी जी इस पूरी चीज़ों को इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता दूसरी पार्टी को दे दी जाए। ये अपने आप में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे जबकि नया वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया भर को नियंत्रित कर रही हैं। अमेरिका जैसा देश सैकड़ों रिजीम चेंज कर चुका है। वो अलग अलग जगहों पर अपनी पसंद के नेताओं को बिठाता है। एक नेता पुराना हो जाता है, दूसरा नेता बिठाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी हाल की राहुल गांधी की यात्राएं विदेश की, वहाँ पे उनका चैथम हाउस में बंद कमरे में महा सीक्रेट टाइप का डिस्कशन, जिसके बारे में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर आकर किसी को कुछ नहीं बताता है। उसमें बहुत दुनिया भर के बड़े एलीट लोग शामिल होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि मोदी जी शायद हैंडओवर करने के लिए ही ये सब करना है। हैंडओवर वो इसलिए भी करना चाहेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर अब चाहे शाह हों, चाहे वो योगी हों या कोई भी हों, वो क्यों सत्ता का मजा लें जिस शीर्ष पे पार्टी को पहुंचा दिया है उन्होंने। अगर भारतीय जनता पार्टी का फिर से किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो मेहनत करके आओ। मैं यहाँ से जाऊँ, आपको प्रधानमंत्री बना दूँ और उसके बाद आप ये कोशिश करो, जैसे मैं नेहरू से ज़्यादा महान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मोदी से ज़्यादा महान बनने की कोशिश करो। तो करनी है तो करो, पहले पार्टी को सत्ता में लाओ। और ये सारी चीज़ें देखकर लग रहा है। और दूसरा एक चीज़ और भी है, मैंने आपको कहा था न्यूटन का कूलिंग डाउन इफेक्ट का जो लॉ है उसके हिसाब से हिंदुत्व का मुद्दा भी अब ठंडा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल भारत में हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा, उसके बाद ये बुखार पूरी तरह उतर जाएगा। ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, समय समय पर मैं आपको देता रहता हूँ। तो निचोड़ ये निकल रहा है कि अब सारी की सारी तैयारियाँ सत्ता परिवर्तन की दिशा में काम करते हुए आ रहे हैं। बहरहाल भारत का मतदाता जो है वो अपनी राय दर्ज करा चुका है और मतदाता के हाथ में सब कुछ है। नतीजे क्या निकलेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे अनुमान के आधार पर आगे की तैयारियां ये लोग कर रहे हैं, वैसे ही अनुमान के आधार पर हम आगे का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है। और दुनिया में कोई भी भले ही भविष्य ना पता हो, प्लानिंग करके चलता है, वो किसान क्यों ना हो, कि अगर बारिश होगी तो मैं ऐसे करूँगा, नहीं होगी तो ऐसे करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको एक समझ मिली होगी कि नई नतीजे आने के बाद देश में क्या होने वाला है। दोस्तों तक पहुँचा दें। नमस्कार, जय हिंद।